अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहाब सर। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको चेंज करना आपके लिए बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। प्रोग्राम के आगाज में एक टिप आपसे शेयर करती हूँ। मेरे अब्बा हमेशा मुझे कहते हैं कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तेज बोलती हूँ, मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो कहते हैं एक चिट अपने पास रखें, उसके ऊपर लिखें कि आहिस्ता बोलना है और उसको अपने पास रख लें और हर 5 से 10 मिनट के बाद आप उसको देखते रहे तो आप वो काम इम्प्लीमेंटेशन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ चीजें या कुछ आदतें ऐसी होती है हमारी जिंदगी में जिसे हमें लगता है कि चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उन आदतों को चेंज करने के बाद ही कहा जाता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, एक्सेल करते हैं, ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये टास्क इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमें लगता है कि हम इस पे क्विट ही नहीं कर सकते। कोशिश करने से दुनिया की हर चीज हो जाती है। ये ऐसी टिपिकल बातें जो मैं करती हूँ प्रोग्राम के आगाज में, तो आपसे मुझे कहते हैं कि सोहा ये कहना बहुत आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है। और इसकी एग्जाम्पल हमेशा की तरह मैं कोट ये करती हूँ कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो एक दिन में, वन नाइट में कभी भी उसको चेंज आप ला ही नहीं सकते अपनी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। चीजें ग्रेजुअली करनी पड़ती है। जैसे आप दिन में 5 दफा नमाज पढ़ते हैं, एक ही तरीके से पढ़ते हैं, एक ही दुआओं के साथ पढ़ते हैं और अपने अल्लाह को मनाने की कोशिश करते हैं, तो आप कैसे अज्यूम कर लेंगे कि एक आदत आपने चेंज करनी है तो वो एक दिन में चेंज हो जाएगी? तो चेंज करने की कोशिश करें। तब्दीली सबसे मुश्किल अमल है, लेकिन हर चीज जिंदगी में तब्दील होती है। सिर्फ एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो है तब्दीली खुद। तो ये चीज बार बार जिंदगी में आती रहेगी, इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। अगर आज के प्रोग्राम की सब्जेक्ट की बात की जाए तो स्पेसिफिकली कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज की रैंकिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड 10th नंबर पर पोजीशन रैंक करती है मसल्ह अफवाज में। और हमारे फौजी जवान जो हैं, कंट्रोवर्शियल चीज़ें एक साइड पर, सियासत एक साइड पर, जो भी आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं पॉलिटिकल, वो सारे एक साइड पर। हमारी अफवाज एक ऐसी अफवाज है जो कि हमारी हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार रहने वाली वो कौम है, वो फौज है जो कि हमेशा सरहदों पर अलर्ट रहती है और हम सुकून से सो सकते हैं। ये ऐसी कुछ टिपिकल बातें हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी को अगर आप एक लम्हा फील करने की कोशिश करें तो आप डिग आउट कर सकेंगे इस चीज को कि कितना मुश्किल, कितना डरावना, कितना खौफनाक के ख्वाब होते जब आप सारी रात अंधेरे में खड़े होकर सिर्फ ये पहरा दे रहे होते हैं कि वहां से दुश्मन की कोई कार्रवाई ना हो और हम जवाबी कार्रवाई के लिए बिल्कुल अलर्ट रहें, ताकि हम लोग इस मुल्क में, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग सुकून से सो सकें। तो फ्रंट लाइनर्स की बात हो रही है, पाक फौज की बात हो रही है, एक प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए। लेकिन कोविड-19 यानी 2020 में हमारे फ्रंट लाइनर्स में हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे नर्सिस, वो तमाम लोग जो कि फ्रंट पर काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, उनको काम करना बहुत ज्यादा, उनकी हिफाजत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी दुनिया में ये ज्यूम किया जा रहा है कि हाँ, डॉक्टर्स की हिफाजत के लिए क्या किया जा सकता है, बिकॉज हमारी हिफाजत के लिए, हमारी प्रिकॉशन के लिए, हमारे इलाज के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। डॉक्टर का एक पैनल मेरे साथ भी मौजूद है। दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड। उनका तारुफ मैं आपसे कराती हूँ कि कोविड में अगर बीमारियां आती हैं, उसके अलावा, कोविड के अलावा, तो उनसे कैसे लड़ा जा सकता है, प्रिकॉशंस के लिए क्या क्या किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उमर भट्ट, इन्हें कहते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इन्हें खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती है डॉक्टर मायदा, इन्हें कहते हैं और फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, हजामा स्पेशलिस्ट हैं। और ये हजामा के बारे में जितनी मिसकंसेप्शन मार्केट में इस वक्त मौजूद है, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हजामा बेसिकली होता क्या है, ग्राउंड रियलिटी से स्टार्ट करेंगे। कब कराना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या ये एक पेनफुल प्रोसीजर है, एंड सो मेनी क्वेश्चन सो फार। तो इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मायदा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर Thank you एंड so गुड much. टू सी यू। वेरी you गुड so मॉर्निंग टू much. बोथ ऑफ यू वंस अगेन। उम्मीद है कि सुबह से उठना कंपैरेटिवली काफी मुश्किल होता है, लेकिन जो हेल्पफुल हो उनके लिए आसान होते हैं। आगाज में चूंकि कोविड को हम डिस्कस ना भी करना चाहें तो कहीं ना कहीं से वो एडजस्टमेंट हो जाती है और हम डिस्कस करते हैं। बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो भी मसाइल कोविड में आते हैं, मैंने बहुत सारे केसेस डॉक्टर साहब ये देखे हैं जिनको जो क्वारंटीन होता है और कोविड होता है वो लाइन गुजर जाता है, नॉर्मल गुजर जाता है। आफ्टर इफेक्ट्स हड्डियों के एतबार से या बॉडी पेन के एतबार से बहुत ज़्यादा स्वेयर होते हैं। तो ये कोविड-19 किस हद तक हमें इफेक्ट कर रहा है और उसके क्या प्रिकॉशंस, क्या तरीका इलाज है जो हम कर सकते हैं ड्यूरिंग कोविड-19? देखें, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है, उसलिए कि अभी तक पिछले 100 साल में कोई पेंडेमिक दुनिया में आया नहीं था, एंड दिस वाज द फर्स्ट पेंडेमिक आफ्टर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स।
इस वजह से लोगों को अभी तक प्रिडिक्शन पता नहीं है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो आप पूछना चाह रही हैं कि अगले 5 साल 7 साल के बाद जिन जिन लोगों को कोविड-19 हुआ है उसका इफेक्ट क्या होगा उनके जिस्म पे। और ये ज़ाहिर बात है जेनेटिकल टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जहाँ से मैं आया हूँ इंग्लैंड उसके ऊपर तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस आया नहीं है जो बता सके कि जिसको कोविड-19 होगा उसके बाद पोस्ट कोविड-19 उनके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे। इसलिए कि हर बंदा इंडिविजुअली उसको ट्रीट अपने आप को खुद कर रहा है। आपके घर के अंदर अगर 10 मेंबर हैं तो 2 को कोविड हुआ है तो 7 को कुछ भी नहीं हुआ। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है। एक घर के अंदर 80 साल की औरत है वो कोविड से बच गई और 20 साल का लड़का फौत हो गया। तो अब जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा DNA के ऊपर काम हो रहा है देखने के लिए कि क्या ये जेनेटिक रीज़न तो नहीं है जिसकी वजह से कुछ लोगों को कोविड बहुत सिवियरली इफेक्ट करता है और उसी फैमिली मेंबर के अंदर दूसरे इंसान को कुछ भी नहीं करता। जहाँ तक ताल्लुक है कि आफ्टर इफेक्ट ऑन ऑर्थोपेडिक्स, ये भी क्वेश्चन अगेन डिपेंड करता है कि अगर एक आदमी वेंटिलेटर पे चढ़ा हुआ है और वो उसके बाद सर्वाइव किया तो जाहिर बात है उसके आफ्टर इफेक्ट एक डिफरेंट होंगे बनस्बत उसके जिस तरह हम जैसे लोग हैं जिनको खांसी जुकाम हुआ हमारा जो आफ्टर इफेक्ट हुआ है। लेकिन डेफिनेटली जितना मोर सिवियर डिजीज है उतनी ज़्यादा पोस्ट ऑप उन पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लंग्स की खास तौर पे, किडनीज की, हार्ट की। लेकिन वैसे डायरेक्ट हड्डियों पे इफेक्ट कोविड का कोई एविडेंस नहीं शो नहीं किया। अच्छा डॉक्टर उमर, बट वेरी वेरी ट्रू, बिकॉज ऐसी अनप्रिडिक्टेबल ये एक ऐसी डिजीज है जिसके सिम्टम्स भी हर किसी पर्सनालिटी पर वैरी करते हैं। आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है उसके मुताबिक, या ऑलरेडी खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई डिजीज है तो उसके मुताबिक ही कोविड-19 आप पर इफेक्ट करेगा। पाकिस्तान में तो कहा जा रहा है कि दूसरी लहर है, लेकिन अगर इंटरनेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो 8-9 से ज्यादा इकसाम कोविड-19 की इस वक्त मौजूद हैं जो कि लोगों को बुरी तरह इफेक्ट कर रही हैं। तो आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको ये सिम्टम्स हुए, इसका मतलब है कि आपके घर में किसी भी एज फैक्टर के किसी भी बंदे को वही सेम सिम्टम्स होंगे, ऐसा नहीं है। तो जो जहां जहां वेरी कर रहे हैं, कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर उमर भट्ट को कंसल्ट करने का मकसद भी यही है कि अगर आप खुद नहीं जा सकते तो इस तरह की सजेशंस कि घर में अगर ये सिम्टम हो तो इसके ये साइड इफेक्ट है, इसकी ये प्रिकॉशंस है, ये आप इस प्रोग्राम के थ्रू देख सकते हैं और कोशिश करें घर में इस चीज़ को क्रिटिकली एनालिसिस करने की कोशिश करें। लेकिन इन सबसे बचने के लिए हम अब मुझे लगता है कि हमने थोड़ा सा रिवर्स गियर लगा लिया है हर एतबार से। अब हर्बल चीज़ों की बात की जाए, कोविड-19 की बात की जाए, या कोविड में क्वारंटीन में जो हमने वक्त गुजारा है, अब हम थोड़ा सा रिवर्स गए हैं, बहुत सारी आदतें हमारी चेंज हुई हैं। डॉक्टर माहिदा, हजामा एक ऐसी चीज़ है जो कि शरई एतबार से भी कहा जाता है कि आपको एक दफ़ा कराना चाहिए। बेसिकली मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए व्यूवर्स के लिए बताएगा हजामा होता क्या है, इसका प्रोसीजर बेसिकली एग्जैक्टली क्या है? देखिए, हिजामा जो है वो सबसे पहली बात तो ये कि बहुत पुराना तरीका इलाज है। ठीक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये इलाज चलता आ रहा है और इसके ऊपर बहुत सी जो है हदीसें भी हैं कि आपको इन एस्पेक्ट्स पे हिजामा लगवाना चाहिए। हुजूर पाक ने अपनी भी कई ऐसी बीमारियां उन्होंने आइडेंटिफाई की जिनके लिए उन्होंने हिजामा लगाया या किया। उसके अंदर अब हमारे पास कुछ चीजें आती हैं तो हम उनको डिस्कस करेंगे। लगाना कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हर बंदे को एक दफा जरूर करवाना चाहिए लाइफ में। कोई इस तरह का नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन को ये इंक्रीज करता है, बॉडी टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, ठीक है, निकालता है आपकी बॉडी से बाहर। टिश्यू हीलिंग में बहुत अच्छा इफेक्ट है। स्पेसिफिकली जैसे दर्दों के साथ लोग आते हैं, जैसे आपने बात की कोविड-19 और उसमें पेन्स से रिलेटेड, मस्कुलर पेन्स बहुत ज्यादा है, मस्कुलर स्टिफनेसेस बहुत ज्यादा है। अगर कोविड को हम ना भी देखें तो यूजुअली वैसे भी आजकल के दौर में ये पेन्स बहुत कॉमन हो गई हैं। लोग अब कुछ हद तक मेडिसिनल चीजों से थोड़ा दूर जाते हैं कि ठीक है हम टोटल थ्रू आउट लाइफ ना लें, जब इट्स क्रॉनिक यू शुड टेक मेडिसिन, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एक चीज है, अगर आपको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में कोई थेरेपी इफेक्ट कर रही है तो यू गो फॉर दैट। ठीक है, हमारे पास सर्टनली बैक पेन, नी पेन, इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो मंथ में एक बार या 6 महीने में एक बार हिजामा जरूर करवाते हैं। ठीक है, तो वो जब आपकी बॉडी की सर्कुलेशन और मसल्स पे वर्क करती है, वो टॉक्सिन्स भी रिलीज करती है, मसल स्पैज्म को भी कम करती है। देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ इट। देसी तरीका इलाज के मुताबिक ही कहा जाता है कि अगर आपको कोई फायदा नहीं होगा तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, तो हम इसको उसमें फॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक एज की डॉक्टर माहिदा बात की जाए तो कोई बीमारी खुदा ना खासा होती है तो ही हमें लगता है कि अब ये भी करा लेना चाहिए, ये भी करा लेना चाहिए। किस एज पे आप ये सजेस्ट करती हैं कि आपको हजामा करा लेना चाहिए, बच्चों को भी बड़ों को भी? अगर तो सुन्नत के हिसाब से क्योंकि एक दफा सुन्ना पूरा कराने के लिए आपने करवानी है तो आप करवा सकते हैं। आई प्रेफर 20+ एज को जाना चाहिए, इससे नीचे बच्चों को जरूरत नहीं है। मल्टीपल लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी ये 12 साल का बच्चा है, ये हमारी 9 साल की बेटी है, इसको ये मसला है, हम कराते हैं, ठीक रहते हैं, इसको भी कर दें।
बच्चों के लिए इट्स नॉट गुड, ठीक है। तो आई वोंट रिकमेंड के बच्चे ये करें, ठीक है। बड़े जहां तक आ जाते हैं उनके अंदर फिर स्पेसिफिक डिजीजेस तो मल्टीपल है, ठीक है। आप हर बीमारी का इलाज के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, कुछ साइंटिफिकली रिसर्च पॉइंट हैं, कुछ सुन्नत की तरफ से हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन बच्चों में एंड 70+ आई वोंट रिकमेंड कि वो करवाएं। क्यों? हेल्थ इश्यूज बहुत शुरू हो जाते हैं। यूजली लोग मेडिसिन पे होते हैं, ब्लड थिनर्स पर होते हैं। उस ड्यूरेशन में अगर आप ब्लड लेटिंग करते हैं तो वो बंद नहीं होता खून निकलना। तो मेडिकल हिस्ट्री को देखना भी बहुत जरूरी है। दैट इज द रीजन के नाउ डेज क्वालिफाइड लोग हिजामे की तरफ जा रहे हैं। पहले एंशिएंटली सब कर लेते थे ये चीज, ठीक है। अब आपको यू नीड टू गो टू अ क्वालिफाइड पर्सन टू सी कि आप ऑलरेडी किस किस्म की मेडिकल थेरेपी पे ऑलरेडी हैं, बिकॉज आपकी मेडिसिन इसके साथ इफेक्ट नहीं करें। एक हार्ट पेशेंट है, उसने हिजामा कराना है, अगर कोई आम बंदा उसकी लोपरन रोक भी देता है 3-4 दिन के लिए तो उनके लिए नुकसानदेह है। तो जब तक आप उनके कंसल्टेंट डॉक्टर से डिस्कस नहीं करते कि क्या ये बंदा 2-3 दिन के लिए ब्लड थिनर्स रोक सकता है या बीपी की मेडिसिन रोक सकता है, तो आप हिजामा करें। सो ये कोरिलेशन सिर्फ डॉक्टर्स हैं जो ऐड ऑन कर सकें। इसका मतलब ये कि इन शॉर्ट बड़ी आसानी से डॉक्टर मायदा ने कंसाइज करने की कोशिश की है कि अपने डॉक्टर खुद ना बने और गूगल डॉक्टर से भी रिजू ना करें, कोशिश करें। कंसल्टेशन जरूरी होती है बाजुकात, ये कोई चौंसले नहीं होते आपकी जिंदगी के। नॉर्मली जो चीज़ मैं सोचती हूँ कि प्रोग्राम में डिस्कस करूँ, मैं वही चीज़ डिस्कस करती हूँ जो कि वर्बली लोग बात करते हैं जिस चीज़ के बारे में। लोग कहते हैं कि नहीं ये चौंसले हैं, नहीं कराना चाहिए, समथिंग समथिंग समथिंग। सो फार डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए। आजकल के ज़माने में जहाँ पर किसी की बीमारी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, आपको कंसल्टेशन ज़रूरी होती है। बशर्ते कि आप किसी प्रोडक्टिव, किसी ऐसे क्रेडिबल डॉक्टर के पास जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात भी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये मिसकंसेप्शन वहीं से शुरू होता है कि हिजामा के बहुत सारे साइड इफेक्ट जब नजर आते हैं लोगों को तो फिर लोग इस चीज़ की तरफ नहीं जाते। डॉक्टर उमर, ये एक चीज़ है कि मार्केट में अब चूंकि बीमारियां बहुत सारी मौजूद हैं तो उनके स्पेशलिस्ट भी एज द सेम प्लेस उतनी ही बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अब अगर कोविड-19 की बात की जाए, कितनी बड़ी तादाद में आपके पास वो पेशेंट आए हैं जिन्हें कोविड के बाद हड्डियों का मसला एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है। हड्डियों का मसला मतलब मैंने बहुत सारे केसेस देखे जिसमें हड्डियों का मसला अब तक 2-3 माह गुजरने के बाद भी लोगों को होता है। तो ये कोविड-19 की कौन सी किस्म है जो कि हड्डियों को बहुत इफेक्ट करती है? जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि अभी तक कोई हमारे पास ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं आया जो बता सके कि कोविड होगा तो ये हड्डियों की बीमारी होगी। मेरी ज़री बात है, स्पेशलाइजेशन काफ़ी सुपर स्पेशलिस्ट हूँ मैं नीज़ और शोल्डर में, और इसके अलावा मैं कोई काम करता नहीं हूँ। पाकिस्तान के अंदर यहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं, यही कमी है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली स्पेशलिस्ट नहीं है। हमारे मुल्क में जर्नलिस्ट है, मतलब जर्नल सारे काम करेंगे। एक डॉक्टर होगा वो हड्डियों का भी इलाज करेगा, वही डॉक्टर दिल का भी इलाज करेगा, वही वो डॉक्टर दवाइयाँ भी देगा। लेकिन इंग्लैंड जैसी कंट्री और यूएसए में 20-30 साल पहले उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था कि यू हैव टू बी वेरी स्पेशलिस्ट इन व्हाट यू डू। तो उसी की ट्रेनिंग के बेसिस पे वो आपको सुपर स्पेशलिस्ट बनाते हैं। मेरी कॉमन प्रैक्टिस के अंदर हाईली एडवांस स्पोर्ट्स सर्जरी है जो मैं करता हूँ, नीज की जॉइंट रिप्लेसमेंट है और शोल्डर की इंजरीज है जो मैं ट्रीट करता हूँ। इसी तरह मेरे और कोलीग्स इंग्लैंड से आते हैं जो स्पाइन का स्पेशलिस्ट है, एक हैंड सर्जन है और एक ट्रॉमा सर्जन है। तो मेरे पास कॉमन नी प्रॉब्लम्स के अंदर एल्डरली पेशेंट्स आते हैं जिनकी नी में वेयर एंड टेयर होता है, जिसको आर्थराइटिस कहते हैं, जिसको कहते हैं जोड़ की चिकनी हड्डी का घिस जाना। और मेरे पास यंगर पॉपुलेशन आती है जिनमें लिगामेंट इंजरीज होती हैं, जिसको कहते हैं टांग के अंदर जो अल्लाह ताला ने रस्सियां लगाई हुई वो टूट जाती हैं, जो स्पोर्ट्स प्लेयर है। तो उन दोनों का इलाज डिफरेंट अंदाज में किया जाता है। अब एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि कल जिस तरह मैंने 7 सर्जरीज की हैं एक साथ एक दिन में, और सारे आज घर चले गए। तो आप सोच सकते हैं हम लोग इस लेवल पे ले जा चुके हैं सर्जरी को कि वी डू 7 to 8 सर्जरीज अ डे विद माय टीम एंड ऑल पेशेंट गो होम द नेक्स्ट डे। And this is possible because the system was developed like that. All appreciation for you because एक दिन में 7 सर्जरी करना और 7 के साथ आप प्रोडक्टिविटी से कर रहे हैं और वो रिकवर भी हो रहे हैं, that's really good। लेकिन केसेस भी एट द सेम प्लेस बहुत ज़्यादा हैं। आपने कहा कि 7 सर्जरीज की हैं, तो एक तो चलिए पहले होता था कि हड्डियों का मसला आपको एक स्पेसिफिक एज में जाके होता था, हम ये एज्यूम करते हैं नॉर्मली। अब अगर अब नौजवानों की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, सुबह सुबह उठकर आप फील करते हैं कि आपकी हड्डियाँ एकीज हो रही हैं और आप सुबह उठते हैं तो नॉर्मली आप वो उस तरह से तरोताज़ा फील नहीं करते, तवाना फील नहीं करते जैसे पहले हुआ करता था। यंगस्टर्स में ये हड्डियों का मसला अब ज्यादा होता जा रहा है। इसकी बेसिक वजह आपको क्या लगती है? कैल्शियम की कमी है, हमारी रूटीन नहीं अच्छी है, या बेसिक वजूहात क्या डिग आउट करेंगे आप? देखिए अगेन जब भी आप किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम को डील करते हैं तो उससे पहले आप एक चीज देखते हैं, उसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब है कि क्या पिछले 20-30 साल के अंदर इस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च की गई है, क्या हमने एपिडेमिकली पूरा साइंटिफिक डेटा कलेक्ट किया जिसकी बेसिस पे हम इसको
कंक्लूड करें कि ये हड्डियों की प्रॉब्लम हो क्या रही है। हमारे यहाँ जर्नल एक कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ से देखा है कि लोग सुबह उठ के उनके जिस्म में दर्द हो रहा है और उसके पीछे सबसे कॉमनेस्ट रीजन जो मैंने क्लिनिक में देखी है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी है। पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, अगर आज आप हम सब में भी करवाएंगे तो शायद 50% हमें विटामिन डी की कमी होगी। और विटामिन डी है क्या? इट मेक्स बोन। अगर आपकी बॉडी में बोन प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स नहीं है तो आपकी बोन में पेन होगा। तो मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी जर्नल बेसिक टेस्ट करवा लिया करें, जिस तरह विटामिन डी, कैल्शियम, यूरिक एसिड, ये 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। और इंटरेस्टिंगली वो पेशेंट्स जो मुझे दिखाने आते हैं और जब मैं उनकी नी को एग्जामिन करता हूँ और उनके एक्सरे देखता हूँ, MRI देखता हूँ और फिजिकल एग्जामिनेशन में मुझे कोई चीज़ नजर नहीं आती, 99% में विटामिन डी की कमी होती है। अच्छा, विटामिन डी ऐसी चीज जिसकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है और आपको नहीं पता, फिर उस एक्सट्रीम पॉइंट पर जाकर आपको रियलाइज होता है कि यस ये डेफिशिएंसी हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है, तब उसे ओवरकम करना, उसे फिल करना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आम रूटीन में इस डेफिशिएंसी को किस तरह से फिल किया जा सकता है? देखिए, कहते एविडेंस ये है कि आपने 15 मिनट सुबह सूरज की रोशनी ले सकते हैं, इसलिए हम लोग कवर बहुत करते हैं। हमारे यहाँ एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि धूप में नहीं जाना, रंग खराब हो जाएगा, ये और वो, हाँ, रंग काला हो जाएगा। ये दिस इज स्टिल गोइंग ऑन इन आवर कंट्री इवन दो इट हैज बीन सो वी आर सो वे बिहाइंड in that understanding. Anyway, तो सेकंड ये कि आपको साथ में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, आप वो ले सकते हैं। तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स आज के दौर में अच्छा, ये सप्लीमेंट्स की आपने बात की है तो मुझे लगता है कि यहीं पे काउंटर करके आपसे सवाल कर देना चाहिए। सप्लीमेंट्स के हवाले से भी मार्केट में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि नहीं, आप फ्रूट्स खाएं, आप वेजिटेबल्स खाएं, घर में आपकी जो भी प्रोडक्टिविटी आप उसे यूज़ करने की कोशिश करें, लेकिन ये आप विटामिन की तरफ ना जाएं, आप ये जितनी भी आप मार्केट में सप्लीमेंट्स मौजूद हैं इनकी तरफ ना जाएं। इस हवाले से आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस एज में आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और किस डेफिशिएंसी के बाद आपको लगता है कि आपको स्विच करना चाहिए? देखिए, अगर डायग्नोसिस में नजर आ रहा है कि बेशक कोई भी एज हो कि आपकी बॉडी के अंदर इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, वो बच्चा हो, एडल्ट हो या हाँ कोई भी हो, वो लेकिन ज़रूरी बात है स्पेशलिस्ट को देख के ही वो रिकमेंडेशन देगा। अगर पीडियाट्रिक है तो पीडियाट्रिशियन के पास जाएगा, बच्चे के स्पेशलिस्ट के पास। और अगर एक बच्चे के अंदर बोन ग्रोइंग विटामिन की कमी है तो ज़रूरी बात है वो सप्लीमेंट उसको देगा, वरना तो इसको ग्रोथ रुक जाएगी। इसी तरह एडल्ट के अंदर अगर विटामिन की डेफिशिएंसी है तो पाकिस्तान के अंदर अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन आने लग गई हैं व्हिच यू कैन यूज इजीली। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम। लेकिन आपको उस हवाले से थोड़ी सी रिसर्च आपकी भी इस हवाले से होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट को देखना चाहिए। स्पेशलिस्ट को, मतलब ऑल दो हम कंक्लूड भी करें अगर आधे प्रोग्राम को भी, तो आपकी कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके सारे बॉडी को और आपकी जो भी सेहत है उसको एग्जामिन करें। तो ये ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कोई मसला होगा, खुदा ना खास्ता कोई डिजीज होगी तो ही टेस्ट कराना है, तो ही डॉक्टर के पास जाना है। हम इंतजार करते हैं इस चीज़ का कोई ना कोई साइड इफेक्ट हमें आए तो ही हम डॉक्टर को रिज्यू करें। एक रेगुलर चेकअप भी किसी बला का नाम है, वो हमें नॉर्मली आफ्टर 6 मंथ 3 मंथ्स ये चीज़ कर लेनी चाहिए, जो कि हम नहीं करते। हम सिर्फ इंतजार करते हैं तो किसी बीमारी का। अच्छा, एट द सेम प्लेस हजामा की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितने बड़ी तादाद में लोग वो आते हैं आपके पास जो बीमारी होने के बाद उन्हें लगता है कि हजामा को करना चाहिए, या कितनी बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो कि बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, सिर्फ हजामा इसलिए कराते हैं कि किसी बीमारी को उनके बॉडी पे साइड इफेक्ट ना हो? अब जो है आई टेल के ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अच्छा। एक टाइम था कि लोग बीमार होते थे तभी वो मेडिकल हेल्थ सीख कर रहे होते थे। मेरे पास जिस किस्म के पेशेंट्स अब आते हैं वो मोस्टली यंगस्टर्स होते हैं, ठीक है। नो डाउट यंगस्टर्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी है, पेन्स उनमें बहुत होती हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है। मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि जब हम छोटे थे तो हम लोग बाहर जाके खेला करते थे। तो आजकल के जितने बच्चे हैं वो लैपटॉप कंप्यूटर्स के अलावा कोई काम नहीं करते, तो नेक पेन, शोल्डर पेन्स तो बहुत कॉमन हो गई हुई हैं, ठीक है। तो जब बच्चे हमारे पास आते भी हैं, ये जो भी हैं, कुछ लोग तो आते हैं कि जी ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है तो हमने कराना है, बट मोस्टली अब ऐसे भी आते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम जनरली करवाना चाहते हैं, वी डोंट हैव अ डिजीज बट वी डोंट वांट कि फर्दर प्रोग्रेस करे या कुछ बने, तो चलो प्रिकॉशनरी हम करा लेते हैं, सुनना भी पूरी हो जाएगी हमारी और हम देखना चाहते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स। इसमें बहुत सारी मेंटल हेल्थ की चीजें, स्ट्रेस के लिए, बॉडी एक्स के लिए, मल्टीपल, अब अगर आप देखें रिसर्च करें तो ऑलमोस्ट हर डिजीज के लिए ऑल्टरनेटिवली हिजामा यूज किया जा रहा है, हर चीज के लिए, ठीक है। तो व्हेन यू आर टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ मेडिसिन्स तो एज वेल अगर आप साथ में थोड़ी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज भी अप्रोच करें तो एट टाइम्स दैट आल्सो गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। एंड यू नेवर नो के पेशेंट्स की
किस चीज से जो है शिफा उसको मिल जाती है। एटलीस्ट गिव अ ट्राई, ये पॉलिसी जो है आपकी होनी चाहिए कि आप एक दफा ट्राई जरूर करें, लेकिन आप इस चीज को रियलाइज करने की कोशिश करें कि क्या आप वाकई उस एरा में हैं जहाँ पर बच्चे बाहर जाके खेलते नहीं है, जहाँ पर सुबह उठने का रवाज नहीं है, जहाँ पर रातों को जागने को फैशन और ट्रेंड समझा जाता है, जहाँ पर सुबह उठ के नाश्ता ना करो तो वो एक फैशन हो जाता है। मतलब वाकई क्या हम इस एरा में जी रहे हैं और सीख रहे हैं और बच्चे यही चीज को डाइजेस्ट करके बड़े हो रहे हैं। तो ये आदत हम अगर अपने घर में लेकर आएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे बच्चे भी जब इस चीज़ को देखेंगे तो वो कैरी ऑन जरूर करेंगे। अभी भी बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहाँ पर ये रवायात को बहुत बुरा समझा जाता है, तो हमें अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट देना चाहिए ताकि आने वाले बच्चों के लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी नापैद ना हो जाए। इस पर मजीद भी बात करेंगे कि आपकी रूटीन को कैसे बेहतर किया जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने दिन का आगाज बहुत बेहतरीन तर किया होगा। इस प्रोग्राम की प्रोडक्टिविटी सिर्फ यही है कि 1 घंटा मुसलसल डिस्कशन नहीं करनी। अगर एक पॉइंट भी आपको क्लिक करता है और आपको लगता है कि यस ये बात तो मैंने सोची नहीं, ये बात तो की जा सकती है, तो इस प्रोग्राम का मकसद पूरा हो जाता है। तो डॉक्टर उमर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर माहिदा हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक में भी हमारा प्रोग्राम कैरी ऑन था, मुसलसल डिस्कशन कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू कि अब देखिए जमाना चेंज हो गया है, 21st सेंचुरी, दौर ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन तरीके इलाज किस हद तक चेंज हो गए हैं। पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे तरीका इलाज आ चुके हैं, बशर्ते कि आपको पता हो। सेकेंडली, मेरा इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि हम ये ना करें कि ये भी है वो भी है, इसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है, इसकी मार्केटिंग हो रही है। अफोर्डेबिलिटी बहुत मैटर करती है कि क्या आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्या हमें देखने वाले लोग अगर हड्डियों के मसले से 2-4 हैं तो आपके लिए सोल्यूशन क्या है। डॉक्टर उमर से जान लेते हैं कि किस किस्म के तरीका इलाज पाकिस्तान में वो लॉन्च कर चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर उमर हम ये अज्यूम करते हैं अगर हड्डी खराब है उसका यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशन होना है, वो हड्डी खुलेगी, अंदर सरिये डलेंगे और फिर वो हड्डी जुड़ेगी और समथिंग एक लॉन्ग प्रोसीजर हम इसके यूज टू हैं। बगैर सर्जरी के, बगैर इस तरह के काट के आपने तरीका इलाज को इस तरह से पाकिस्तान में आप लॉन्च कर चुके हैं कि हो सके आपकी हड्डियों का इलाज? देखिए, इसको सिंपल अंदाज में समझाने का या एक्सप्लेन करने का अपनी ऑडियंस को ये होगा कि 2 टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं हड्डियों की। एक होती है ट्रॉमा और एक होती है इलेक्टिव। ट्रॉमा का मतलब है चोट लगी। अब एक इंसान मोटरसाइकिल से गिरा, उसकी हड्डी टूट गई और हड्डी पीसेस में है, तो जरिए पता है और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उसको बचाना, वरना तो उसकी टांग खराब हो जाएगी। इसको हम साइड पे कर देते हैं, इसको कहते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट। ये तो हार्ट अटैक भी होगा तो इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। इसको और सिंपल आसान करने का तरीका यह है कि किसी इंसान को एंजियोप्लास्टी की जरूरत है तो वो इमरजेंसी नहीं, आराम से जाके करवाएगा, प्लान करेगा। ऑर्थोपेडिक्स में भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ट्रॉमा के अंदर आपने कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने, इसलिए कि हड्डी टूटी है जाना है। लेकिन एक इलेक्टिव साइड है जो कि एक बहुत बड़े पेशेंट्स का ग्रुप होता है, जिसको मैं भी और फिजियोथेरेपिस्ट और भी कोलीग्स देखते हैं, जिसको कहते हैं रिमोटोलॉजिस्ट भी देखते हैं। इलेक्टिव का मतलब है कि ऐसी प्रॉब्लम जो उनको सालों से हो रही है और अब उन्होंने उससे नुकसानात उठाने लग गए हैं। इलेक्टिव क्या है कि नी के अंदर सबसे कॉमन प्रॉब्लम एल्डरली पेशेंट्स में जिनकी उम्र 50-60 है, वो कहते हैं आर्थराइटिस, मतलब चिकनी हड्डी का घिस जाना। अब उसका इलाज पूरी दुनिया में सालों से हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन आर्थराइटिस ने उनकी नी को कितना इफेक्ट किया। अगर अर्ली स्टेज आर्थराइटिस है तो आप फिजियोथेरेपी या अब लेटेस्ट टेक्निक हमारे पास आ गई है जिसको हम कहते हैं ऑर्थोबायोलॉजिक्स, इंसान की बॉडी से ब्लड लेके वो सेल्स निकालना जो कार्टिलेज को रीजेनरेट करते हैं, वो इंजेक्ट करना, इसको ऑर्थोबायोलॉजिक्स कहते हैं। वो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं, PRP और लाइपोजेम और एडिपोज टिश्यू या मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। और सेकंड ऑप्शन है कि अगर वो आर्थराइटिस इस हद तक खराब हो गया कि टांग फंक्शनल ही नहीं रही, कि जिस तरह गाड़ी का टायर घिस जाए और फट जाए तो गाड़ी का टायर के साथ जो होगा वो कंडीशन हो जाए, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के। टोटल नी रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि नी के पूरे जॉइंट के ऊपर कवर लगाना, और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में 15-20 साल से हो रही है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में जिनके जोड़ का सिर्फ एक हिस्सा खराब होता है, सारा नहीं। जिस तरह रिक्शे के 3 टायर हैं और अगर एक टायर खराब हो जाए तो आप तीनों तो नहीं बदलोगे। इसी तरह नी जॉइंट के भी 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, अगर एक कंपार्टमेंट खराब हो जाए तो हम पूरा नी क्यों बदलें। इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए यूके की सिटी ऑक्सफोर्ड ने इस चीज को इजाद कर ली थी 30 साल पहले कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट उन लोगों के लिए जिनका पार्शियल नी खराब है। वो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी 3 साल पहले मैं पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। और अब नेक्स्ट फ्यूचर हमारा रोबोटिक सर्जरी है कि रोबोट्स आएंगे जो कि रोबोटिक्स हेल्प करेंगे सर्जरी करने में। मतलब ये तरीका इलाज पाकिस्तान में मौजूद है कि आपकी जॉइंट
जॉइंट रिप्लेसमेंट हो सकती है बगैर किसी ऑपरेशन के? नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा एडवांस इतना हो चुका है कि बनिस्बत ये कि पेशेंट बिस्तर पे पड़ा रहे, नी रिप्लेसमेंट के बाद हम उनको 15 से 20 साल लाइफ दे देते हैं इंडिपेंडेंट दोबारा उसी तरह रहने की जैसे वो आर्थराइटिस से पहले थे। तो आप जो ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे वो चीज क्या थी कि आप उसको बगैर सर्जरी? हाँ, अब वो है यंग पेशेंट्स के अंदर। अब आपके घर में आपका भाई है जो क्रिकेट खेलता है, पाकिस्तान में प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर है जो मेरे पास आते हैं, जब ये जंप मार के गिरते हैं तो नी के अंदर जरूरी नहीं है कि कार्टिलेज डैमेज हो, नी के अंदर और स्ट्रक्चर्स भी इंपॉर्टेंट लगे होते हैं जिनको कहते हैं ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और पीछे वाले लिगामेंट को कहते हैं PCL पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और साइड वाले लिगामेंट्स को कहते हैं मीडियल और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। अब अगर जंप मारते हुए एक इंसान ऑकवर्ड गिरा है तो उसकी टांग का लिगामेंट डैमेज हो जाता है, 5 से 8 हफ्ते तक उसको स्वेलिंग होती है, वो नॉर्मल हो जाता है, दोबारा कहता है अम्मी मैं जा रहा हूं गेम खेलने, जैसी ग्राउंड में उतरता है फिर गिरता है, फिर स्लिप होती है टांग। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कहते हैं लिगामेंट इंजरी। पाकिस्तान के अंदर बहुत सालों से ये लिगामेंट इंजरी को आज भी ओपन सर्जरी से किया जाता है। That's the point. Yes, अब हमारे पास ऐसी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी इतने सालों से आ गई है कि हम बनिस्बत है कि घुटने को खोलें, बगैर घुटना खोले 2 सुराख से आर्थ्रोस्कोपिक, जिस तरह गॉल ब्लैडर जो पित्ता होता है जिसको हम बगैर ओपन किए लैप्रोस्कोपिक निकालते हैं, हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करके पेशेंट को नेक्स्ट डे घर भेज देते हैं। That's the point. और ये है एडवांस आर्थ्रोस्कोपिक स्पोर्ट्स सर्जरी। हमने इसको भी इससे आगे ले गए हैं। अब बनिस्बत है कि हम लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट करें, मैंने अपनी पहली दुनिया की टेक्निक खुद डेवलप की है जिसको कहते हैं सिंगल एंकर रिपेयर। बनिस्बत ये कि मैं किसी इंसान के लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट करूं उसकी बॉडी से लेके, मैं उसको दोबारा जोड़ देता हूं। That's the point. ये वो तरीका इलाज है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। डॉक्टर उमर को ये क्रेडिट जाता है कि ये तरीका इलाज 3 साल 4 साल 5 साल पहले जब वो मुसलसल इस पर काम करते रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो पाकिस्तान में तरीका इलाज लाने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि इस तरह के इलाज भी पाकिस्तान में मौजूद है। ये सिर्फ होती है लैक ऑफ अवेयरनेस, सिर्फ आपको पता नहीं होता कि इस तरीके से भी इलाज हो सकते हैं। तो ये प्रोग्राम या उसमें जो अब तक डिस्कशन की है उसमें एक चीज हमने ये भी डिग आउट की है कि लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप ऑर्थोपेडिक है, आप फिजियोथेरेपिस्ट है, तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपने सर्जरी करा ली है तो उसके बाद की फिजियोथेरेपी भी कितनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली इस चीज को इंडल्ज नहीं कर सके आम आवाम में। हम एक ही चीज पर रहते हैं, अगर हमें ऑपरेशन कराना है या हमें सर्जरी करानी है, हम ठीक हो गए हैं, उसके बाद के प्रोसीजर पे ना ही डॉक्टर एम्फसाइज करते हैं ना ही हम बीइंग अ पेशेंट एम्फसाइज करते हैं। देखिए ये जो है ना एक कंबाइन एफर्ट है, ठीक है, 2 वेज चलता है ये काम। आफ्टर सर्जरी आपको अपनी मोबिलिटी पे वापस लाने के लिए, बिकॉज देखिए वो डॉक्टर उमर सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी के बाद ही हैज और सर्जरीज भी पेंडिंग ऑन पड़ी हैं। सारा कुछ उन्होंने गाइड नहीं करना पेशेंट को कि आपने फर्दर अब अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल को किस किस पैटर्न पे कैसे कैसे शुरू करना है, ठीक है। ये हमारा टास्क है कि हमने उसको देखना है कि जी इनका ऑपरेट हो गया, इसकी एज क्या है, कितनी जल्दी ये फिजिकल एक्टिविटीज में दोबारा इन्वॉल्व होगा, कितनी स्ट्रेंथ इसने डालनी है नी पे, अगर बहुत एजिड है उसको थोड़ा सा स्लोली लेके चलना है, जो जरा यंग है उसको जरा हमने स्पीड से लेके चलना है। फिर आपकी सर्जरी किस लेवल की हुई है, नी रिप्लेसमेंट है या कंस्ट्रक्शन सर्जरी है, हर चीज की थेरेपी डिफरेंट है। कौन सा मसल कितना वीक हुआ है, किस मसल पे कितना काम करने की जरूरत है, ये थेरेपिस्ट का वर्क है। एक सक्सेसफुल सर्जरी ऑर्थोपेडिक का काम है, वो करके दे देते हैं हमें। आगे सही करना उसको उसके नॉर्मल लाइफस्टाइल पे वापस लेकर आना एक थेरेपिस्ट का काम है, ताकि उनको ये ना लगे कि पता नहीं सर्जरी होगी अब हमने कुछ नहीं करना, उन्हें शायद स्टिफ रहना है। लोगों को ये लगता है मेरा घुटना बदल गया। आई डील मल्टीपल पेशेंट्स के घुटना बदल के, डॉक्टर साहब अब तो हम कर ही नहीं सकते, डॉक्टर ने कहा अब इस पे वजन ही नहीं डालना, आपने सीढ़ी तो चढ़नी नहीं, आपने कोई काम नहीं करना। एक बड़ा लेम एक्सक्यूज है, वी कांट मूव बेसिकली। तो आप क्या करते हो एट द एंड ऑफ द डे, आप इर्द गिर्द के मसल्स को भी वीक कर देते हो, या मसल बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएंगे या बिल्कुल वीक हो जाएंगे, जिससे आपकी एक्टिविटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मूवमेंट नहीं हो पाती। तो फिजिकल थेरेपी के जरिए आप ये हेल्प करते हो कि वो जो मसल्स हैं वो वर्क करते रहें, वो स्टिफनेस में मत जाएं, और आपने जो सर्जरी कराई है वो मोर सक्सेसफुली आपके साथ वर्क करे। सो हमेशा दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। इवन कुछ थेरेपिस्ट हैं जो सर्जिकल केसेस के अंदर भी कहते हैं कि नहीं जी ऐसे हो जाएगा। इफ यू सी अ सर्जिकल केस, आप डायरेक्ट वे उसको रेफर करें कि सर आप सर्जरी कराएं, बिकॉज इट इज मोर नीडेड। एंड पोस्ट सर्जरी आप प्लीज साथ करें, क्योंकि बाद में और ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं अगर आप उसको डिले करते रहें, जो बाद में ठीक करना दोनों के लिए टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब आप पहले डायग्नोस करें और उसके बाद फिर आपने उस पर काम भी करना है, उसको छोड़ नहीं देना। अच्छा, एक बहुत आम प्रैक्टिस ये भी देखी जाती है, आप चाइना की बात करें तो 70
70-80 साल का बाबा जो होता है या फिर बूढ़ी खातून है, तो वो सोचते हैं कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा तो चले हम कोई इंटरनेशनल टूर कर लेते हैं, कोई वर्ल्ड टूर कर लेते हैं, कोई चीज़ प्लान करते हैं। यहाँ पर 50-60 साल की जो एक खातून होती है उसको रिक्शे में बैठते वक्त भी इतना मसला होता है। ये हड्डियों का मसला जो है, अब हमें लगता है कि अगर हड्डी थोड़ी सी फ्रैक्चर हो गई, कोई मसला हो गया, तो हमें लगता है कि नो मूवमेंट इज़ अ पॉलिसी, इज़ अ लेम एक्सक्यूज, जो कि हम हर घर में देखते हैं और ये बहुत ज़्यादा चीज़ प्रैक्टिस में भी आती है। डॉक्टर साहब, आप बीइंग ऑर्थोपेडिक, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हड्डियों को फंक्शनल रखने के लिए उसकी मूवमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? किसी तरीके इलाज के बगैर भी आपको हड्डियों को फंक्शन रखने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, क्या क्या थेरेपी घर में होनी चाहिए? देखें, एक तो अपने आप को फिजिकली फिट रखना बहुत ज़रूरी है। अब वो ज़माने चले गए जिसके अंदर आप 46, 45 हैं तो अपने आप को बुरा समझ रहे हैं। आज के दौर के अंदर 60 ईयर ओल्ड भी, अब मैं 46 हूँ, सो आई डू एवरी डे 2.5-3 hours ऑफ ट्रेनिंग, दिस इज मस्ट। कल मैं 7-7:30 सर्जरी से मैंने बता के मैं तब भी शाम में जिम में था। तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिट इफ यू वांट टू बी एट दैट लेवल, वरना यू स्टार्ट डेवलपिंग डिजीजेस। तो जरिए बताए फिजिकल फिटनेस रखना अपने आप को पैरामाउंट है, ये नंबर 1। हेल्दी डाइट खाएं, टाइम पर सोएं, कम से कम 6 to 7 hours की स्लीप होनी चाहिए। हम जैसे लोग और आप जैसे जो इतने प्रोफेशन में हर वक्त स्ट्रेस में होते हैं, हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी करना। इसलिए कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक तो स्ट्रेस कम होता है, आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं, आपका मूड अच्छा होता है। तो आपका मूड अच्छा होगा, यू फील हैप्पी, यू फील गुड। लेकिन डॉक्टर साहब की बात को मैं आगे लेके चलूँगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। देखें, हमारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द सोसाइटी एक दूसरे के ऊपर, और सेकंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन एनी स्पेशलिटी। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, लोग डरते हैं कि यार ये मेरे साथ कुछ ऐसा कर लेगा। मेरे जब पेशेंट आता है, बेशक जितना मर्जी वेल्दी हो, मेरे पास उस टाइप के क्लाइंटेल्स ही आते हैं ज़्यादातर यहाँ, तो वो पहला सवाल ये कहते हैं डॉक्टर साहब हम डरते हैं। तो मैं उनको एक सवाल का जवाब देता हूँ कि अगर आप मेरे पास लंदन या इंग्लैंड आएंगे इलाज कराने तो शायद आप कभी ये बात ना बोलें। उसके पीछे एक सिंपल लॉजिक ये है कि इंग्लैंड के अंदर लंदन में जो सर्जन काम कर रहा है जिस लेवल का, वही स्कॉटलैंड में कर रहा है, वही ब्रिस्टल में कर रहा है, वही बाथ में कर रहा है, इसलिए कि वो सारे एक ही सिस्टम से निकल के एक ही लेवल के सर्जन बनते हैं। हाँ, कुछ ज्यादा मशहूर हो जाते हैं, कुछ कम, लेकिन आपको उस टाइम तक वो काम नहीं करने देंगे एज अ सर्जन जब तक आप वो टिक बॉक्सेस कंप्लीट नहीं कर लेते कि आप उस लेवल के हैं जिस तरह जहाज का, ब्रिटिश एयरवेज का, ड्रीम लाइनर का पायलट होता है। कोई आम आदमी उड़ा सकता, इसी तरह सर्जन भी उस लेवल का होना चाहिए। हमारे मुल्क में चूंकि इतना बड़ा ग्राफ की डिस्पैरिटी है कि एक अच्छा 4 बुरे, तो रिजल्ट्स भी उसी तरह बुरे आते हैं। इस वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर डर बैठ गया है कि हमारे पेशेंट्स को उस तरह का इलाज नहीं मिलेगा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। और यही कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए अब हम जैसे और यंग सर्जन्स, पाकिस्तानी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करने लग गए हैं। सेकंड ये कि हमारे पास प्राइमरी केयर सिस्टम नहीं है। इंग्लैंड के अंदर अगर आपकी तबीयत खराब होती है, आप सर्जन के पास नहीं जाते, सबसे पहले आप जीपी के पास जाते हो। जीपी का इतना स्ट्रांग नॉलेज होता है कि वो सबसे पहले देखने के बाद कहता है कि मुझे लगता है आपको 6 हफ्ते फिजियो करनी चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट देखने के बाद कहता है मुझे लगता है मैंने अपना पूरा काम कर लिया, अब आपकी नी ठीक नहीं है, यू नीड टू गो टू ऑर्थोपेडिक सर्जन। हमारे मुल्क के अंदर स्ट्रेट अवे कोई नी खराब होती है, स्ट्रेट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाया जाता है, जिराही के पास जाते हैं या जिरे के पास जाते हैं जो ये काम करते हैं, एंड इट बिकम्स वर्स एंड वर्स एंड वर्स। तो मैं पेशेंट्स को कहता हूं कि यू नीड टू आल्सो टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर हेल्थ। जिस तरह आप गाड़ी खरीदने से पहले 10 दफा देखते हैं कि ये जापानीज कार है, चाइनीज, आपने अपना इलाज करने से पहले भी सर्च करना है कि इज ही अ क्रेडिबल पर्सन टू ट्रीट मी बिकॉज आई हैव गिवन हिम माय बॉडी। मैं अपने जिस्म का एक हिस्सा दे रहा हूं, मैंने मेक श्योर करना है कि क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये मुझे ठीक कर पाएगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है सुन के कि देखिए पूरी एक हायरार्की है। जैसे कि आप बाहर रहकर आए हैं, लंदन की बात की जाए, अमेरिका, यूएस, तो आपने वहाँ पर तरीके इलाज देखे हैं, वहाँ का सिस्टम देखा है, बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स अनफॉर्चुनेटली हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में उस तरह से मौजूद नहीं है। एक हायरार्की है, आपने यहाँ जाना है, स्टेप बाय स्टेप इस डॉक्टर के पास जाना है, तो आपको फाइनली वहाँ भेजा जाता है जहाँ पर आपका इलाज हो सके। यहाँ पर अपने डॉक्टर भी हम खुद हैं, और अगर हम किसी डॉक्टर के पास रिलाई करते भी हैं तो उस खौफ के आलम में हम उसके पास जाते हैं, पता नहीं है हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे। ये बहुत बड़ा एक खौफ है जो कि आम लोगों में पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्रेडिबल इदारे, कुछ ऐसे क्रेडिबल डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद है जिनको आपको पता होना चाहिए, जिनसे आप रिज्यू कर सकते हैं। डॉक्टर उमर, आप तो चले पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल सर्जन्स कौन कौन से आपके साथ ऑन बोर्ड है, जो कि अब चूंकि आप बहुत अच्छे तरीके इलाज भी पाकिस्तान में लेकर आए हैं, तो कौन कौन आपके साथ काम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में मजीद फैसिलिटीज़ को हम इनहेल कर सकें? देखिए, मैंने तो अपनी पूरी ट्रेनिंग इंग्लैंड किया, मैं ब्रिटिश सिटीजन, तो मैं वहीं पूरी ज़िंदगी गुजारी है। मैं अभी पिछले 4 साल से रेगुलर आ रहा हूँ एज ए विजिटिंग सर्जन। अब फुल टाइम आई एम मोस्टली वर्किंग हियर इन पाकिस्तान। मेरे साथ जितने भी मेरे कोलीग्स हैं वो इंग्लैंड से, जिस तरह डॉक्टर अतर मुनीरुद्दीन सिद्दीकी हैं, उनको वो भी नेशनल हॉस्पिटल में आते हैं हमारे साथ, वो स्पाइन सर्जन है। इमरान रफ़ीक हैं, अगले
हफ्ते आ रहे हैं, ही इज अ स्पाइन सर्जन। डॉक्टर रिजवान शाहिद हैं, ही इज अ हिप कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान, दे आर ऑल कमिंग टू पाकिस्तान ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसी तरह मेरे कराची के अंदर मेरा हॉस्पिटल है कोलीग का एओ क्लिनिक, जिसके अंदर डॉक्टर इमरान अली शाह और जुनैद, दे आर आल्सो ब्रिटिश ट्रेन्ड सर्जन्स। तो वी आर ग्रुप ऑफ 7-8 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हु आर कमिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस टू प्रोवाइड एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हमारे यहाँ अच्छे सर्जन नहीं, हमारे अपने लोकल सर्जन भी माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता था कि हम एज अ पाकिस्तानी ब्रिटिश सर्जन्स आएँ पाकिस्तान में और अपनी तरफ से जितनी कंट्रीब्यूशन हो सकती है करें। हमारे यहाँ लोकल लोग भी बहुत अच्छे हैं, जिन मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वी वांटेड एज अ ब्रिटिश सर्जन टू कम हियर। फिर हमने साथ साथ सिर्फ सर्जरी नहीं की, हमने यहाँ ट्रेनिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। मैं पहला पाकिस्तानी सर्जन हूँ जिसने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स सर्जरी के अंदर फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो 30 साल में किसी ने नहीं किया था, जिसके वजह से 2 फेलोज पेशावर जाके लोगों को लोकल सर्विस दे रहे हैं और अब एक और आया हुआ फेलो जो मेरे पास जाएगा। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज्जत दी कि इंटरनेशनली दुनिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है, जिस तरह आप कह लें बीबीसी आपका है, इस तरह ऑर्थोपेडिक के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है सीकॉट, उन्होंने मेरी ट्रेनिंग सिस्टम को रिकॉग्नाइज कर दिया। बाहर मुल्क से आएंगे मेरे पास ट्रेनिंग लेने सर्जन यहाँ 4 हफ्ते के लिए 6 हफ्ते के लिए, जिस टाइप का काम मैं करता हूँ दुनिया में कम लोग हैं, तो दे विल पे द मनी टू देम टू कम एंड हैव ट्रेनिंग डन अंडर माय सुपरविजन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी भी इस चीज़ को लैक नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तानी सर्जन्स में स्किल नहीं है। हमने पाकिस्तान में बैठ के दुनिया के टॉप जर्नल्स में पेपर पब्लिश किए हैं जो पिछले 30 साल में किसी ने नहीं किए थे। लास्ट ईयर 3, इस साल हमारे 3 पेपर पब्लिश हो रहे हैं जो आज तक पाकिस्तान की 40 साल तारीख में किसी ने इस लेवल के पेपर पब्लिश नहीं किए नी स्पोर्ट्स सर्जन। और आप अंडर एस्टिमेट बेसिकली नहीं कर सकते। अगर आपकी बात की जाए तो डॉक्टर उमर आपके लिए प्राउड मोमेंट और आपका क्रेडिट होने के साथ साथ ये पाकिस्तान का भी क्रेडिट है। बेसिकली ही इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां जहां पर काम किया है, जहां जहां पर ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं। अच्छा, ये ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर उमर आपकी बातों से एक बात देखा तो ये कि ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी किसी भी किस्म के डॉक्टर बनने हो, कोई भी स्पेशलिटी कर रहे हो, आपको वहीं से सिखाया जाता है कि आपने मार्केट में कैसे जाकर लोगों को सर्व करना है। नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है कि डॉक्टर एक मसीहा होता है, लेकिन अब हम ये खबरें भी पढ़ते हैं कि मसीहा जान के दुश्मन बन गए। ये कुछ टिपिकल लाइन्स हेडलाइंस में, ओसीज में और न्यूज़ में यूज़ की जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया मार्केट में? ट्रेनिंग में हम लैग कर रहे हैं, उस पॉइंट पर हम लैग कर रहे हैं जहां पर सिखाया जाता है कि आपने किस तरह से इंसानों की खिदमत करनी है। क्योंकि डॉक्टर होने को तो हम वैसे समझते हैं कि एक ऐसा पेशा है कि अल्लाह ताला के बाद एक डॉक्टर होता है, इस पर हम रिलाई करते हैं कि ये हमारी जान बचा सकता है या हमें इलाज बता सकता है या हमें महफूज कर सकता है। अच्छा, ये ट्रेनिंग पे हम कहाँ लैग कर रहे हैं? हमारे इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कंसर्न डिपार्टमेंट्स क्यों इस पर काम नहीं कर रहे कि नीचे से ग्राउंड रियलिटी को ठीक किया जाए? पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम आ रही है जो हमारे फिजियोस के साथ आ रही है, जो आई फ्रैंकली से ऑन एनी प्लेटफॉर्म कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, अकोमोडेशन आगे जाके कम है। ठीक है, आपने छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जहाँ पे क्वालिटी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड नहीं की जा रही, वहां से आप थेरेपिस्ट बना रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी क्रेडिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ पेशेंट्स और इन फ्रंट ऑफ एवरी पर्सन कम हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बात करूंगी, उससे क्वालिटी एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, आप एक पेशेंट ट्रीट नहीं कर सकते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं 5 साल की डिग्री कंप्लीट हो जाने के बाद वो लोग आते हैं, दे इवन डोंट नो कि आपके बाजू के अंदर जो हड्डी है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो आप मतलब इस तरह के इंस्टीट्यूट्स जब ऐसे थेरेपिस्ट या डॉक्टर्स पास आउट करेंगे तो फिर आप लोग रिलाई नहीं करता ना पेशेंट। इसलिए अच्छा, ग्राफ डॉक्टर मैं जिस ग्राफ की आप बात कर रहे थे कि एक पाकिस्तान में स्पेशल होगा और वो स्पेशलिस्ट होगा और उसकी एक्सपर्टीज मीट नहीं करेगा कोई, 4 एट द सेम प्लेस वो लोकल होंगे। अब उन चारों के पास भी कोई ना कोई जा रहा है तरीका इलाज, मतलब उनके पास भी कोई इलाज करा रहा है। एक वो जो अब जैसे आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास भी लोग आ रहे हैं। अब इस किस्म के लोग जब मार्केट में मौजूद हैं, यही वो लोग हैं जो कि मिसकंसेप्शन पैदा करते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो खेलते हैं आपकी जान के साथ। इस सिस्टम को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या कंसर्न डिपार्टमेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं कि नीचे से ग्राउंड रियलिटी की जाए? देखिए, मैं आपको बड़ा बेसिक तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ आ जाएगा। जब मैं बहुत जूनियर सर्जन था और ट्रेनिंग कर रहा था, तो और सर्जन बनने के बाद जब मैंने अपनी फेलोशिप प्रोग्राम किया, फेलोशिप का मतलब होता है कि मैं सर्जन बन गया हूँ, लेकिन अब मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन के अंदर आके वो काम सीखने जो बहुत रेयर लोग करते हैं, उसको कहते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन। तो वो मैं जब काम कर रहा था तो 12 महीने के एंड का टाइम था, तो मेरा सर्जन अचानक सर्जरी के दौरान डीस्क्रब हुआ और चला गया। तो मैं परेशान हुआ, मैं उतरा, मैंने उसके पास जाके बोला नील को व्हाट हैपेंड, व्हाई डू यू डीस्क्रब्ड? तो उसने कहा उमर यू डोंट नीड मी एनी मोर।
तो मैंने कहा बट यू आर माई मेंटोर, तो उसने एक लफ्ज़ बोला जो आज भी मेरे जहन में बैठा हुआ है, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट द होल सी इन वन ग्लास ऑफ कप। उसने कहा, डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ मेंटोरशिप क्या होता है, टीचर का मतलब क्या होता है? मैंने कहा, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रू मेंटरशिप। ही कहते हैं द वन हु बिकम्स इररेलेवेंट। तो मैंने बोला अच्छा, तो उसने कहा हाँ, मतलब बट हिज वर्क रिमेन्स रेलेवेंट। और ये हमारे मुल्क की प्रॉब्लम है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। मतलब ब्रिटिश लोग छोटी बात करते हैं लेकिन दे एक्सप्लेन एवरीथिंग। उसने कहा कि असल डेफिनेशन ऑफ टीचर ये है कि एंड ऑफ द ट्रेनिंग वो टीचर इररेलेवेंट हो जाए। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि जब आप एक पोजीशन पे आ जाते हैं वो पोजीशन देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर मैंने इसको सिखा दिया तो कहीं गलती से मेरे जैसा ना बन जाए। और इंग्लैंड में इसको ऑपोजिट है। वो कहते हैं नहीं, हम जितने ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा क्वालिटी बेहतर होगी, उतने ज्यादा। एग्जाम्पल देता हूं, जिस तरह आप शॉपिंग सेंटर जाते हैं, अगर आप शॉपिंग सेंटर में एंटर होते हैं तो आप क्या देखते हैं? हजारों दुकानें और हजारों लोग। लेकिन अगर आप यही एक खाली रोड पे एक दुकान रखी होगी तो उस पे कितने लोग होंगे? ये है कॉन्सेप्ट मेडिसिन में भी, कि जितने ज्यादा स्पेशलिस्ट होंगे उतनी ज्यादा आवाम को उन पे ट्रस्ट होगा और उतनी ज्यादा पॉपुलेशन इलाज भी कराएगी। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि ये जो इररेलेवेंट होना डर लगता है एक सीनियर को, इस ब्रेक ऑफ बैरियर को तोड़ना है हम लोगों ने। जिस तरह अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया और कोलीग्स ने स्टार्ट कर दिया कि वी नीड टू बिकम इररेलेवेंट सो दैट द नेक्स्ट जनरेशन विल बिकम लाइक अस। कि हमारे बात क्या होगा? उमर भट्ट जब रिटायर हो जाएगा फिर कौन होंगे? तो आई हैव टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 40 to 50 सर्जन्स लाइक मी सो दे कैन प्रोड्यूस अनदर 1000 सो दैट आई विल बिकम इररेलेवेंट बट माय वर्क रिमेंस रेलेवेंट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट इंडल्ज करना कितना ज्यादा जरूरी है कि आपको ये मोनोपोली खत्म करनी पड़ेगी। वो जो नए लोग मार्केट में आना चाह रहे हैं वो इन एक्सपर्टीज के साथ आए। सारी जिंदगी वो डॉक्टर्स जो भी मार्केट में काम कर रहे हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट में सर्विसेज दे रहे हैं, वो सारी उम्र तो वहां नहीं रहेंगे। तो जूनियर्स को अपने जैसा या अपने से बेहतरीन काम सिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। 1 घंटे के प्रोग्राम में मैंने कंसाइज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रोग्राम को इस पॉइंट पर कंक्लूड करूंगी कि आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ से आपका ताल्लुक है, बीइंग एन एंकर, बीइंग किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आपको अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना पड़ेगा। अगर आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट होंगे, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस सिस्टम को डिमोलिश करें, नए सिरे से चीजें शुरू करें। तो हमें इस सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। उसके लिए करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं तो इंशाल्लाह बेहतरी जरूर आ जाएगी। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोविड-19 की वजह से काइंडली प्रिकॉशन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।